झुमरी की शादी विवेक से होती है, जो कि एक बहुत अमीर लड़का होता है। विवेक और झुमरी दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है और अपने बेटे की खुशी के लिए विवेक के माता पिता अरविंद और माला ने गरीब झुमरी को अपना लिया था। एकदम से एक पत्थर के मकान से एक आलीशान बंगले वाले ससुराल में आकर झुमरी काफी घबरा जाती है। विवेक जी, हमें तो बहुत डर लग रहा है। इस आलीशान से बंगले में हम कैसे रह पाएंगे? डरो मत झुमरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विवेक झुमरी को दिलासा देता है, जिसके बाद उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही एक रोज जब अचानक से माला के फोन में पानी भर जाता है, तभी ओह गॉड, मेरे फोन में तो पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? हाय दैया, माँ जी के फोन में पानी भर गया है, हमें कुछ करना होगा। झुमरी माला का फोन रसोई में ले जाती है और उसे अवन में रख देती है। विवेक जी ने बताया था हमें उस दिन कि कोई भी चीज़ ठंडी करनी हो तो उसे ठंडी अलमारी यानी फ्रिज में रख दो, और अगर गर्म करना हो तो उसे डब्बे में रख दो। इससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ याद आ गया, आभन। लेकिन अचानक से अवन ब्लास्ट हो जाता है और झुमरी का मुंह पूरे काले धुएं से भर जाता है। ये सब देख माला और अरविंद बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये तुमने क्या कर दिया झुमरी? अरे इतने महंगे फोन की वाट लगा दी। इसे मैं रिपेयर करवा लेती, लेकिन तुमने इसे इस अवन में डाल दिया। नॉनसेंस। अरे ओवन में खाने वाली ठंडी चीजें गर्म होती हैं, फोन जैसी चीजें नहीं। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हाँ। हाय दैया, माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था। अरे पता भी कैसे होगा, गरीब जुठेरी नालायक कहेंगी। जाने दीजिए ना माँ, गलती हो गई, इसे सच में पता नहीं था। हाँ तो ऐसी अनपढ़ जाहिल और गंवार लड़की से शादी ही क्यों की तुमने विवेक? तुम्हारी खुशी के लिए तो मैंने और अरविंद ने इस रिश्ते के लिए हाँ भी कह दी, लेकिन देखो उसका नतीजा देखो तुम। माला और अरविंद गुस्से से मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। झुमरी को भी बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन जब घर में माला और अरविंद के बिजनेस पार्टनर आते हैं, तभी झुमरी उनके सामने काफी साधारण साड़ी पहन कर आती है और सोफे पर बैठने की जगह फर्श पर ही बैठ जाती है। ये देख सभी हंसने लगते हैं। अरे माला, अरविंद, तुम्हारे घर के नौकर चाकर भी अजीब तरह के कार्टून हैं। नो, ये इनके घर की नौकरानी नहीं, बहू है। ये माला और अरविंद की बहू है। व्हाट? इतने अमीर खानदान की बहू, वो भी ऐसी? सीरियसली? माला और अरविंद का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ जाता है। तुम्हें बताओ विवेक, क्या करना है अब तुम्हारी बीवी का? नाक में दम करके रख दिया है इसने तो। आस पड़ोस में और अब कंपनी में भी ये खबर फैल गई है कि हमारे घर की बहू एक गरीब और अनपढ़ लड़की है। विवेक और झुमरी दोनों सर झुकाए अरविंद और माला की डांट सुन लेते हैं। माँ, पापा, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि झुमरी दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आप दोनों की इज्जत पर कोई भी आँच आए। ठीक है, देखते हैं ना हम भी। अगर तुम्हारा ये वादा पूरा नहीं हो पाया तो मैं झुमरी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ गए तुम? ठीक है माँ, समझ गया। झुमरी अब अच्छे से रहने लगती है और वो हर रोज फूक फूक कर कदम रखती है और सारे काम बड़ी सावधानी से और नौकरों को पूछ पूछ कर करती है। झुमरी के हाथ का बना खाना सभी को बहुत पसंद आता है। माँ जी, पापा जी, बताइए ना, हमारे हाथ का बना हुआ खाना अच्छा है या नहीं? हाँ, अच्छा तो है। हाँ, आज से पहले इतना टेस्टी खाना मैंने खाया ही नहीं है। थिंकू थिंकू। ये थिंकू थिंकू क्या होता है? उसे थैंक यू कहते हैं। जी हाँ, वही माफी चाहती हूँ। झुमरी अब धीरे धीरे अपने अच्छे स्वभाव से माला और अरविंद के मन में खोई हुई जगह वापस बनाने में लग जाती है। लेकिन एक दिन जब वो माला और अरविंद के कमरे की सफाई कर रही होती है, तभी वो बाकी की रद्दी के साथ साथ उनके जरूरी फाइलें भी फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। झुमरी, तुमने आज फिर से एक बहुत बड़ी लापरवाही कर दी है। अरे घर में नौकर चाकर थे, उनसे पूछ लेती ना कि ये फाइल फेंकनी है या नहीं, खुद ही फेंक दी। इस घर के नौकर चाकर भी तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम्हारे अनपढ़ होने के कारण आज वो सारी जरूरी फाइलें अब शहर के डस्टबिन में जा चुकी हैं। हाँ, बस बहुत हुआ। देखो विवेक, आखिरकार तुम्हारा किया गया वादा टूट ही गया। तुम्हारी इस नौकरानी बीवी ने फिर एक नया कांड कर दिया। बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो झुमरी। चली जाओ यहाँ से, इस घर से भी और हमारे बेटे की जिंदगी से भी। सुना नहीं तुमने अरविंद ने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से।
झुमरी भावुक होकर माला और अरविंद के कदमों में गिरकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी और पापा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बचपन में ही हमारे पिताजी चल बसे, जिसके बाद माँ ने अकेले ही सब संभाला और हमें पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हम अनपढ़ रह गए। लेकिन अब हम आप दोनों से वादा करते हैं कि हम अब पढ़ लिख कर एक शिक्षित महिला बनेंगे और साथ ही आप दोनों का नाम रोशन करके दिखाएंगे। माँ पापा प्लीज झुमरी को एक आखिरी मौका दीजिए। वो ऐसी है, उसके पीछे उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो अपने आप में अच्छा बदलाव लाना चाहती है। आप दोनों को नहीं लगता कि आप दोनों को इसका साथ देना चाहिए और इसे भी ये बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? शायद तुम सही कह रहे हो बेटा। अगर झुमरी खुद से अपने आप को बदलना चाहती है तो यही सही। झुमरी माफ करना, तुम्हारे साथ बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि तुम कितनी कठिनाइयों से लड़कर आई हो, लेकिन अब जब तुम अपने ससुराल में हो, हम सब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाएंगे और तुम्हें एक शिक्षित महिला बनाकर रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, पापा जी। अब झुमरी अपने अमीर ससुराल वालों के साथ से अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करती है और कुछ ही सालों बाद वो पढ़ लिख कर एक शिक्षित महिला बन जाती है और वो विवेक के साथ से अपना एक बड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट भी खोलती है, जिसकी ओपनिंग के लिए वो अपने गरीब माँ सुजाता और सास ससुर माला और अरविंद को बुलाती है। झुमरी बिटिया, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तेरी माँ हूँ। तूने खुद का बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल दिया बिटिया। कितनी आगे निकल गई है मेरी गुड़िया रानी। थैंक यू माँ, ये सब आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है। समधन जी, समधी जी, ये लीजिए और काटिए इस रिबन को। नहीं सुजाता जी, ये रिबन तो आप कट कीजिए। हमने झुमरी का साथ दिया है, लेकिन ये शुभ काम तो आपके हाथों से ही होना चाहिए। हाँ सुजाता जी, प्लीज आप ही अपनी बेटी के इस नए सफर का शुभारंभ कीजिए। माँ जी कट कीजिए, कीजिए कीजिए। ठीक है। सुजाता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वो अपनी बेटी के 5 स्टार रेस्टोरेंट के रिबन कट करके उसका शुभारंभ करती है। सभी तालियां बजाते हैं और इस तरह अनपढ़ और गरीब झुमरी ने अपनी कमियों को पीछे छोड़ उन पर काम करके अपने आप को एक सुशिक्षित महिला बनाया और अपने सपने को साकार किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर व्यक्ति ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, बस हिम्मत और जज्बे की जरूरत है। चतुर पत्नी। इंद्रपुर नामक एक गांव में नौजवान केशव अपने माता पिता लाखन और इंदु के साथ रहा करता था। वो अपने पिता के साथ मजदूरी करता। सालों से मजदूरी कर करके लाखन ने अपनी बड़ी जमीन बना ली थी और साथ ही उसके नाम पर गांव में 2 बड़े बड़े घर भी होते हैं। केशव अपने पिता की तरह ही खूब मेहनती था और ईमानदार भी था, लेकिन उस गांव में भानु नामक एक जमींदार होता है जो गरीबों की जायदाद हड़प हड़प कर अमीर बन चुका था। लगता है अब इस लाखन की जायदाद को हड़पना पड़ेगा। लंबे समय से देखते आ रहा हूँ ये मजदूरी कर करके कितना धनवान बनते जा रहा है। एक दिन भानु लाखन को अपने पास बुलाता है और उसे शरबत में कुछ मिलाकर पिलाता है। उस शरबत को पीने के बाद लाखन का सर भारी भारी सा हो जाता है, मानो वो सम्मोहित हो चुका हो। लाखन काका, आप तो मेरे पिता समान हो, है ना? हाँ भानु बेटा, बोलो क्या बात है? तो जो मैं कहूँगा आप वैसा ही करना, ठीक है? चलिए जल्दी से इन कागजों पर अपनी दस्तखत कर दीजिए। लेकिन बेटा ये कौन से कागज है? अबे यार, कहीं कोई जोखिम बोखिम वाला काम तो नहीं है बेटा? अरे नहीं नहीं लखन काका, आप दस्तखत कीजिए ना, इससे आपको लॉटरी भी लग सकती है। हाँ, क्या बेटा? फिर तो जरूर दस्तखत करनी चाहिए। ये लो बेटा, हो गए दस्तखत। अगले दिन भानु लाखन के जायदाद पर कब्जा कर लेता है और वो लाखन केशव और इंदुमती को उनके ही घर से बाहर निकाल देता है। ये तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ भानु। अरे जाओ जाओ लाखन काका,
आपकी अकल क्या खास चरने गई थी दस्तखत करते वक्त? अब आपने दस्तखत कर दिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ना आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना ही कोई कानून कायदा। बेचारे लाखन को अपने बेटे केशव और बीवी इंदुमती के साथ दूसरे गांव जाना पड़ता है, जहां जाकर टेंशन के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद केशव अपनी मां के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहने लगता है और वो इस गांव में भी मजदूरी का काम करने लगता है। आ गया बेटा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर तेरा खाना लगा देती हूँ मैं। आज मैंने खट्टी मीठी दाल बनाई है जो तेरे पापा को भी बहुत पसंद थी। माँ, संभालिए अपने आप को। केशव और इंदुमती दोनों जैसे तैसे जीवन गुजार रहे होते हैं। कुछ महीने बाद केशव चांदनी नामक एक लड़की से शादी कर लेता है। चांदनी एक गरीब घराने से होती है। वो केशव से बहुत प्यार करती है और इंदुमती को अपनी माँ की तरह संभालती है। एक दिन, केशव, माँ जी, पापा जी भी मजदूरी करते थे? हाँ चांदनी, पापा और मैं इंदिरापुर में साथ में मजदूरी करते थे। तो फिर आप लोग इंदरपुर छोड़कर इस गांव में क्यों आ गए? केशव चांदनी को सब कुछ बता देता है, कैसे भानु ने धोखे से लाखन की जायदाद हड़प ली। ये सब सुनकर चांदनी को बहुत दुख होता है और वो केशव और इंदुमती से कहती है, आप दोनों चिंता मत कीजिए केशव, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये चालाक चांदनी अब उस भानु को अच्छा सबक सिखाएगी। लेकिन वो कैसे चांदनी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चांदनी कुछ दिनों के कपड़े बांधकर इंदिरापुर रहने जाती है और वहां पर वो हर तरफ ये खबर फैला देती है कि सुनो 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 गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, इस गांव में जो भी व्यक्ति मुझसे शादी करेगा मैं उसे खजाना दूंगी। जी हाँ, मेरे पास ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं हैं, परंतु वो व्यक्ति खुद भी धनवान होना चाहिए। एक गरीब आदमी धन के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानता है जितना कि एक धनवान आदमी। इसीलिए एक धनवान आदमी जो मुझसे शादी करेगा उसे ही मैं दूंगी वो खजाना। गांव वाले चांदनी की ये अजीबो गरीब बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। सभी उसकी ये घोषणा को सुनकर आपस में बातें करने लगते हैं। काश मैं धनवान होता, फिर तो मैं इस औरत से पहले शादी करता। चांदनी अब उस गांव में ही रहने लगती है और धीरे धीरे चांदनी की डिमांड की ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। और जब भानु को चांदनी के बारे में पता चलता है तब, अरे हाँ भानु भाई साहब, यह खबर एकदम ताजी है। उस औरत का नाम चांदनी है, चांदनी। उससे जो भी धनवान व्यक्ति शादी करेगा वो उससे खजाना देगी। नैन नक्श से भी बहुत सुंदर है वो। वाह वाह वाह, खजाना! और उसके खजाने को पाकर माला माल हो जाऊंगा। हाँ भानु भाई साहब, अब जल्दी से उस चांदनी के पास जाओ। यहाँ पर चांदनी का प्लान काम करने लगा था। वहाँ दूसरे गांव में केशव और इंदु चांदनी के लिए बहुत चिंतित हो रहे थे। हे भगवान, केशव बेटा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं बहू किसी मुसीबत में ना फंस जाए। नहीं माँ, जितना मैं चांदनी को जानता हूँ मुझे पता है वो बहुत बहादुर है। वो हमें हमारी खोई हुई जायदाद लौटाकर ही रहेगी, देख लेना आप। आशा करती हूँ कि वैसा ही हो केशव बेटा। भानु चांदनी के पास जाता है। जी नमस्ते, मेरा नाम भानु है। तो आखिर मछली जाल में फंसी गई। मैं आपसे शादी करने के लिए आया हूँ। मैं इस गांव का धनवान आदमी हूँ और मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है भानु जी, ये देखिए, ये संदूक जिसमें से तेज चमकने वाली सुनहरी रोशनी आ रही है, इसमें है वो बेशकीमती खजाना। भानु उस संदूक में से निकल रही सुनहरी रोशनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह वाह, इस खजाने को देखकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसे जल्दी से मुझे दे दो ना। लेकिन इस खजाने को पाने के पहले आपको मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी।
आपको मुझे अपनी जायदाद का 50% हिस्सा मेरे नाम करना होगा, वो भी कानूनी तौर पर। क्या? जी हाँ, क्योंकि ये खजाना आपकी 50% जायदाद से 100 गुना ज्यादा कीमती और मूल्यवान है। आह, अच्छा, ऐसी बात है क्या? क्या करूं? अगर मैंने अपनी आधी जायदाद इसके नाम कर दी तो ये मुझे 100 गुना ज्यादा मोल वाला खजाना देगी। नहीं नहीं, मैं अपनी जायदाद इसके नाम पर जरूर करूंगा। अगर इसने मेरी ये शर्त नहीं मानी तो मेरे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान जी, ये मना नहीं करना चाहिए। ठीक है चांदनी जी, मैं आपको अपनी जायदाद का 50% हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम शादी करेंगे और आप ये खजाना मुझे दे दोगे। ठीक है भानु जी, ये हुई ना बात। भानु अगले दिन कानूनी तौर पर चांदनी को अपनी जायदाद का 50% हिस्सा दे देता है। ये रहे वो कानूनी जायदाद के कागजात। अब मेरी जायदाद का आधा हिस्सा आपके नाम हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद जी। ये लीजिए, अब ये खजाना आपका हुआ और साथ ही मैं भी आपकी हुई। वाह वाह, लाइए। लेकिन जैसे ही भानु उस संदूक को खोलकर देखता है तब वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस संदूक में नकली खजाना होता है। ये क्या? इस संदूक में तो नकली खजाना है। हाँ, ये सब एक नाटक था, तुझ दरिंदे से मेरे स्वर्गवासी ससुर जी की जायदाद वापस लेने के लिए। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स इंदुमती और केशव भी आ जाते हैं। वाह मेरी चतुर पत्नी, क्या चतुराई से तुमने पापा की सारी जायदाद को वापस ले लिया। क्या केशव? अब तुम्हारे खेल खत्म हो चुके हैं भानु। भानु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह चतुर पत्नी चांदनी चतुराई से अपने मकसद को पूरा करके अपने ससुर की जायदाद को वापस ले लेती है और साथ ही भानु जैसे लालची और बुरे आदमी को सजा भी दिलवा देती है।